गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है प्रति दावा या काउंटर क्लेम के साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज। आदेश 8 नियम 1 का शुल्क प्रक्रिया संहिता में ये बताया गया है कि काउंटर क्लेम के साथ प्रतिवादी के द्वारा दस्तावेजों की सूची बनाकर दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। शुल्क प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल 158 धाराएं हैं और 51 आदेश हैं। आदेश 8 नियम 6 का में प्रति दावे के बारे में बताया गया है, जिसे हम काउंटर क्लेम कहते हैं। यदि कोई वादी वाद प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी वादोत्तर के साथ काउंटर क्लेम भी अदालत में पेश कर सकता है। वादोत्तर पेश करने की जो समय सीमा बताई गई है, वो जैसे ही प्रतिवादी को कोर्ट का समन्स प्राप्त होता है उसकी तामील होने से इसकी लिमिटेशन चालू होती है और सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को वादोत्तर पेश करना होता है। यदि 30 दिन में प्रतिवादी वादोत्तर पेश करने में असफल हो जाता है तो न्यायालय जो भी समय निर्धारित करे वो अधिकतम 90 दिन का होगा और 90 दिन के अंदर प्रतिवादी को वादोत्तर पेश करना होगा। काउंटर क्लेम वादोत्तर के साथ ही पेश किया जाता है। यदि किसी कारणवश प्रतिवादी काउंटर क्लेम वादोत्तर के साथ पेश नहीं कर पाया तो लिखित कथन भी कहते हैं इसको, रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं और वादोत्तर भी कहते हैं। इसके पश्चात साक्ष्य प्रारंभ होने से पहले पहले वो प्रस्तुत कर सकता है, उचित कारण बताकर न्यायालय से अनुमति लेकर। कई बार ऐसा भी होता है कि वाद कारण बाद में उत्पन्न होता है, जैसे एविडेंस समाप्त हो गए, तर्क की स्टेज पे आ गया, तो उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है। वाद कारण बाद में उत्पन्न हो तो काउंटर क्लेम कैसे करें, काउंटर क्लेम क्या है, ये भी वीडियो मेरा अपलोडेड है। सीपीसी आदेश 8 नियम 6 का प्रति दावे का व्यापक मार्गदर्शन, ये भी अपलोडेड है। काउंटर क्लेम कैसे फाइल करें, ये वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और काउंटर क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज, ये वीडियो यही है। इन पांचों वीडियो को मैंने एक ही ई बुक में रिटर्न में तैयार किया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो उसे आप परचेस कर सकते हैं। 99 रुपीज इसकी कीमत रखी गई है और उसी ई बुक के अंदर से मैं आपको ये जारी आगे की जानकारी प्रदान करता हूं। तो आइए हम बिना देर करे वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, काउंटर क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज, ये ई बुक है। उसी ई बुक के अंदर से मैं पढ़ के आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं और इसी बुक का भी परिचय मैं करा दूंगा। इसमें क्या विषय सूची है और इसका टाइटल क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में बता दूंगा। कानूनी प्रावधान जो इसमें होंगे, नंबर 1 है आदेश 8 नियम 6 का काउंटर क्लेम के प्रावधान को परिभाषित करता है, जिसमें प्रतिवादी को अपने दावे को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। उसमें परिभाषा भी दी गई है सीपीसी के अंदर। आदेश 8 नियम 1 का, जैसा कि मैंने बताया आपको, यह प्रतिवादी पर यह दायित्व डालता है कि वह अपने दावे को समर्थन देने वाले सभी दस्तावेजों को समय पर अदालत में प्रस्तुत करे। शुल्क प्रक्रिया संहिता 1908, इसमें कुल 158 धारा और 51 आदेश हैं और नागरिक मामलों में प्रक्रिया को, ये एक प्रोसीजर है जो लागू होती है। संपत्ति संबंधी वाद जो अदालत में पेश किए जाते हैं और जमीन मकान प्लाट से संबंधित जितने भी दावे पेश किए जाते हैं उसमें प्रोसीजर यही अपनाई जाती है। इसमें जो हमारा आज का वीडियो का टाइटल है, इसमें लगने वाले दस्तावेज, तो उन दस्तावेजों के बारे में मैं आपको सर जानकारी प्रदान कर देता हूँ। काउंटर क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज में नंबर 1 है मूल दावे से संबंधित डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द ओरिजिनल क्लेम, वादी द्वारा दायर दावा याचिका, वादी द्वारा लगाए गए आरोपों और दावों का विवरण। नंबर 2 में आएगा सर काउंटर क्लेम का समर्थन करने वाले दस्तावेज। उसमें होंगे स्वामित्व के दस्तावेज, जैसे कि विक्रय विलेख, गिफ्ट डीड या अन्य स्वामित्व प्रमाण पत्र। ये लगाना जरूरी है क्योंकि आप इन्हीं के आधार पर मालिक होने का दावा करते हैं, तो इन दस्तावेजों को लगाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि आप इन दावों को नहीं लगाएंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 104 में बताया गया है कि न्यायालय में जो दावा पेश करता है तो उसे ही दावा साबित करने की जिम्मेदारी भी होती है। यदि वो अपना दावा साबित नहीं कर पाता है तो दावा हार जाता है। तो ऐसी स्थिति में वाद की स्थिति भी वही होती है और प्रति दावे की भी स्थिति वही होती है। वादी को उसका वाद पत्र साबित करना होता है, प्रतिवादी को उसका काउंटर क्लेम साबित करना होता है। इसलिए ये दस्तावेज नेसेसरी दस्तावेज है, इसको लगाना आवश्यक है। अगला है दखल प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ पोजेशन भी बोलते हैं इसे। जैसे बिजली बिल
पानी बिल, संपत्ति की कर रसीदें, ये पोजीशन का प्रूफ दर्शाती हैं कि आप उस जगह रह रहे हैं, तो आपने नल कनेक्शन भी ले रखा है, लाइट का कनेक्शन भी ले रखा है और नगर पालिका का टैक्स भी आप अदा करते हैं। तो एक पोजीशन प्रूफ के रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको आपको लगाना आवश्यक है। इसी प्रकार पारिवारिक समझौता, इसमें बताया गया है पारिवारिक समझौते में मौखिक या लिखित पारिवारिक समझौते का प्रमाण। यदि आपके दावे में कोई आधार इस प्रकार का है कि आप जो मालिक हुए हैं प्रॉपर्टी के और आप काउंटर क्लेम के जरिए दावा करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि ये पारिवारिक समझौते के आधार पे इसका मैं मालिक हो चुका हूं, तो आपको पारिवारिक समझौता भी उसमें नेसेसरी लगाना आवश्यक है। न्यायालयीन दस्तावेज, अदालत द्वारा पहले से पारित आदेश, यदि जिस वादग्रस्त मुद्दे को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसके संबंध में यदि अदालत में पहले कोई मुकदमा चला है और वहां से कोई आदेश पारित किया गया है तो उसकी भी कॉपी आपको लगाना आवश्यक है। अन्य लंबित मामलों से संबंधित दस्तावेज, यदि जो काउंटर क्लेम आप जिस प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं उसी से संबंधित कोई अन्य अन्य मामले भी विचाराधीन है तो उनकी भी आपको कॉपी लगाना इसके साथ आवश्यक है। ये मतलब आपके दावे को मजबूती प्रदान करते हैं। ये साक्ष्य का प्रमाण है नंबर 4 पे। गवाहों के बयान नंबर 4 पे है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, मतलब आपको अपने दावे को सिर्फ दस्तावेज से ही साबित नहीं करना है, आपको गवाहों से भी आपके दावे को साबित करना है। तो आपको एक साक्ष्य सूची भी उसमें लगाना होगी जिसमें आपको अपने गवाहों के नाम लिखना होगा जिनके मुख्य परीक्षण आपके द्वारा अदालत में करवाया जाएगा और वादी की ओर से जो उनके अधिवक्ता होंगे वो उसका प्रति परीक्षण करवाएंगे। फोटोग्राफ, वीडियो या अन्य भौतिक साक्ष्य, यदि आपके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फोटोग्राफ है, कोई वीडियो है या अन्य कोई और भी भौतिक साक्ष्य है तो आपको इसके साथ लगाना चाहिए। नंबर 5 में कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं। काउंटर क्लेम याचिका का मसौदा, ड्राफ्ट ऑफ काउंटर क्लेम पिटिशन, मतलब आपको जो दावा काउंटर क्लेम तैयार करना होगा उसको एक लिखित रूप देना होगा, टाइप करना होगी। जिस प्रकार से वाद पत्र 2 प्रतियों में टाइप करके न्यायालय में पेश किया जाता है उसी प्रकार से काउंटर क्लेम भी आपको टाइप करवा के और अदालत में पेश करना होगा। उसमें आपको वाद कारण भी लिखना होगा, आपकी पूरी घटना का विवरण लिखना होगा कि किस प्रकार से आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उस सामने वाले व्यक्ति ने आपको कब चुनौती दी, कब वाद कारण पैदा हुआ। ये बहुत ही जरूरी है सर, वाद कारण, क्योंकि वाद कारण जो है कि यदि दावे में आपके वादोत्तर के समय पेश हो गया है तो आपको वादोत्तर के साथ ही काउंटर क्लेम पेश करना आवश्यक है। और यदि वाद कारण अंतिम स्टेज में पेश हुआ है तर्क से पहले, तो आपको वाद कारण बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और धारा 151 सीपीसी के आवेदन के साथ आप पूरा काउंटर क्लेम टाइप करवा कर अदालत में पेश कर सकते हैं। और धारा 151 के आवेदन में आप निवेदन कर सकते हैं जज साहब से कि वो वाद कारण जो है कि इस स्टेज पर पैदा हुआ है, इसी कारण हमें इसी स्टेज पर ये काउंटर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ है। यदि न्यायालय उचित समझता है तो आपके काउंटर क्लेम को स्वीकार भी कर सकता है और यदि उचित नहीं समझता है तो अस्वीकार भी कर सकता है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर रहता है। इसके संबंध में एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला है जो इसी ई बुक में मेरे द्वारा बताया गया है, वो भी मैं आपको उसकी जानकारी आगे दूंगा। आशीष कुमार करला विरुद्ध विंग सीडीआर सुरेंद्र अग्निहोत्री 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो लिमिटेशन के ऊपर है कि लिखित कथन के बाद भी वाद उत्तर पेश किया जा सकता है। उसकी डिटेल सर मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। हम अभी आगे चलते हैं, 5वें नंबर पे हम चल रहे हैं कानूनी दस्तावेज में। काउंटर क्लेम याचिका का मसौदा, आप काउंटर क्लेम याचिका कैसे तैयार की जाएगी, आप आपके वकील साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। उसमें ऊपर न्यायालय का नाम लिखाएगा, प्रकरण क्रमांक वही लिखाएगा जो वाद पत्र का है। शीर्षक में लिखाएगा वादी बनाम प्रतिवादी, उनके नाम लिखाएंगे। नीचे उसके नीचे सेंटर में लिखाएगा प्रति दावा या काउंटर क्लेम आदेश 8 नियम 6 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत माननीय महोदय नंबर 1 में क्षेत्राधिकार, फिर आपका पूरा विवरण जिन दस्तावेजों पे आप मालिक होना चाहते हैं, फिर वाद कारण भी आपको लिखना होगा, फिर वाद पत्र समयावधि में पेश है, वाद पत्र दस्तावेज सूची के साथ पेश है, वकील पत्र तलबाना आदि के साथ प्रस्तुत है, उचित न्याय शुल्क पर पेश है। ये सभी चीजें आपको उसके अंदर लिखना होंगी। उसके साथ ही एक हलफनामा भी आपको लगाना होगा, एफिडेविट, जिसको आप कहते हैं काउंटर क्लेम के समर्थन में शपथ पत्र। जैसे कि वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र लगाया जाता है उसी प्रकार काउंटर क्लेम के समर्थन में एक शपथ पत्र लगेगा जिसमें आप लिखेंगे कि इसमें लिखी हुई तथ्यात्मक बातें मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है तथा कानूनी लेख मेरे वकील के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सत्य होने का विश्वास करता हूँ। वकील का वकालतनामा भी सर आपको इसमें लगाना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वकील साहब आपको करना होंगे, उनको अथॉरिटी आपको देना होगी, वो आपकी तरफ से केस लड़ेंगे और वकील पत्र भी इसमें लगाना होगा। इसी प्रकार से इसमें अन्य दस्तावेजों में जो आते हैं, भूमि रजिस्ट्रेशन दस्तावेज,
और पहचान पत्र। आप अपने आईडी प्रूफ भी लगा दें, आधार कार्ड, जिससे पता लग सके कि आपने जो दावे में नाम आपका लिखाया है वही नाम पता आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। भूमि का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, यदि आपके पास खसरा, B1, नक्शा, ऋण पुस्तिका है, राजस्व कोई जमीन संबंधी मामला है तो आप सबकी सर्टिफाइड कॉपी लगाएं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत प्रॉपर्टी किसी से खरीदी है तो आप रजिस्ट्री की प्रमाणित कॉपी या असल कॉपी कोर्ट में पेश करें। वकील पत्र, तलबाना, दस्तावेज सूची, काउंटर क्लेम के समर्थन में शपथ पत्र, आदेश, 8 नियम, 11 एवं 12 CPC के तहत पंजीकृत पता, ये भी सर आपको लगाना होगा, क्योंकि पंजीकृत पता यदि आप नहीं लगाते हैं तो इसके आधार पर आपकी प्रतिरक्षा समाप्त कर दी जाती है अदालत के द्वारा। फिर बाद में आपको पता लगता है, अगर आपकी प्रतिरक्षा समाप्त हो गई सर और आपने उसको समय रहते समाप्त वापस बहाल नहीं करवाया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कोई बचाव ही नहीं किया और वादी के वाद को स्वीकार, तो एक तरीके से वादी वाद जीतने की संभावना उसकी पूरी पूरी हो जाती है। यदि आपको बाद में पता लगता है और आप उचित आधार पे न्यायालय को संतुष्ट करते हैं उचित रीजन से कि इस कारण से आप पंजीकृत पता पेश नहीं कर पाए थे, तो न्यायालय हर्जाना लगा के आपको वापस दोबारा रिकॉर्ड पे ले लेगा और जो प्रतिरक्षा आपकी समाप्त की गई है उसे पुनः बहाल कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये सर जो कोर्ट फीस भी सर इसमें दी जाएगी। महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें ये कि सभी दस्तावेजों को प्रमाणित, सर्टिफाइड और समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। काउंटर क्लेम का मसौदा और दस्तावेज वकील की सहायता से आप तैयार कर लें। अदालत फीस और अन्य शुल्कों का भुगतान करें। आदेश 8 नियम 6 का और आदेश 8 नियम 1 का पालन करना अनिवार्य, अन्यथा काउंटर क्लेम का अस्वीकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सर जो हमारा आज के वीडियो का टाइटल है कि काउंटर क्लेम के साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, ये हमारे आज के वीडियो का सर टाइटल भी यही है कि काउंटर क्लेम के साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे। उसके संबंध में सर मैंने अपने अनुभव के आधार पे और प्रैक्टिकल आधार पे जहां तक हो सकता था आपको कंप्लीट मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और ये जो वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी, ये सभी जानकारी मैंने रिटर्न रूप में ई बुक में भी तैयार कर ली है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये ई बुक है, ये आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में भी बताया था ई बुक के बारे में, तो ये वही ई बुक है। इसको मैं स्क्रॉल करके सर आपको ऊपर से ही बता देता हूँ प्रारंभ से। इस ई बुक के अंदर सभी जानकारियाँ डिटेल के साथ मेरे द्वारा बताई गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं ई बुक है ये, प्रति दावा दाखिल करने का सही समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, इसका टाइटल है ई बुक का। क्या इशू फ्रेम होने से पहले या बाद में प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है? राइट टाइम टू फाइल अ काउंटर क्लेम अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। कैन अ काउंटर क्लेम बी फाइल्ड बिफोर और आफ्टर फार्मिंग इश्यूज, इसके बारे में इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है। और जो भी मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में 6 वीडियो बताए थे, उन वीडियो की पूरी डिटेल इसमें रिटर्न में लिखी हुई है और इसके आने वाले वीडियो की भी डिटेल में इसमें एंट्री कर रहा हूँ और इसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। इसमें विषय सूची बताई गई है, जिसमें प्रस्तावना और भाग 2 में प्रति दावा का परिचय में प्रति दावा क्या है, प्रति दावा और वाद का अंतर, प्रति दावे के कानूनी आधार, प्रति दावे की प्रक्रिया के बारे में बताया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रति दावा संबंधी धाराएं और उनका महत्व पूरा बताया। प्रति दावा प्रस्तुत करने के क्या आधार होंगे। अध्याय 5 में प्रति दावे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान और केस बताए गए हैं, इसमें जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। व्यवहारिक उदाहरण और केस स्टडी और समापन इसमें बताया गया, अनुलग्न है। इसमें डिस्क्लेमर मेरे द्वारा दी गई है, परिचय दिया गया है। ये पूरे जो मैंने आपको बताया सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये आगे ये लिखा हुआ है इसमें, ये केस है जो मैंने आपको अभी बताया था पढ़ के। वीडियो के बीच में आप ये देख रहे हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का ये जजमेंट है। इसमें ये आप देख रहे हैं, लाल अक्षरों में देख रहे हैं और ये फोटो में भी दिखाई दे रहा है आपको, जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस मोहन M और जस्टिस अजय, ऐसे करके इसमें जज साहबों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें इन्होंने जजमेंट में बताया है, लाल अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 जजों की पीठ ने कहा कि CPC के आर्डर 8 रूल 6A लिखित बयान दर्ज होने के बाद प्रति दावा दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगाता। आगे ये भी बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक अदालत अपने विवेक का प्रयोग कर मुकदमे के मुद्दों को तैयार होने तक लिखित बयान के बाद भी प्रति दावा दाखिल करने की अनुमति दे सकती है। इसमें सर जो मुख्य आधार था इसका, इनको बताने का, कि एक तो नंबर 1 है वादों की बहुलता बढ़ने से रोकना। नंबर 2 है पुनः परीक्षा की स्थिति को रोकने के लिए भी इसमें मुख्य आधार माना गया है। जब तक साक्ष्य दर्ज शुरू नहीं किया गया है काउंटर क्लेम स्वीकार कर सकती है कोर्ट। इसमें बीच में ये भी बताया गया है, मुद्दे के निर्धारण और साक्ष्य रिकॉर्डिंग के दौरान कानूनी कार्रवाई में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं होती है।
मतलब वाद विषय बना दिया है और साक्ष्य रिकॉर्डिंग अभी चालू हुई नहीं है, तो इस दौरान कोई विशेष चेंज नहीं होता है तो उसको इस स्थिति में पेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो ई बुक है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो मैंने जजमेंट को भी इसी ई बुक में से पढ़ के आपको बताया है और ये सब कुछ ई बुक में अपलोडेड है। बहुत कुछ डिटेल में है सर ई बुक में अपलोडेड, ऐसा नहीं है। मतलब तकरीबन आपको मैं इसमें पृष्ठ बता देता हूँ, अभी तक के जो पृष्ठ हो चुके हैं इसमें लगभग लगभग 85 के समथिंग सर इसमें पृष्ठ अभी हो चुके हैं। और अभी और जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका भी जो भी डिटेल और रिटर्न लॉ है वो इस ई बुक में मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसका रिटर्न हमें उपलब्ध कराएं, क्योंकि सर कानून एक समंदर है और उसमें से मैं मोती छांट के आपके लिए लाता हूँ। ये ई बुक वही मोती है जिसमें मैं रिटर्न में जो आपको बोल के बताता हूँ वही इसमें भी मैं जानकारी देता हूँ। ये ई बुक मैंने शुरू से आखिर तक आपको सर इसमें दिखा दी है, लेकिन जब आप अमेजोन पे जाएंगे तो आपको पूरी ई बुक वहां नहीं दिखाई जाएगी। वहां सिर्फ एक पृष्ठ दिखाया जाएगा ऊपर का, जिसमें उसका प्रस्तावना या डिस्क्लेमर लिखी होगी। लेकिन मेरा मकसद आप सभी लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करना और आपकी समस्याओं के समाधान करना है, इसलिए मैंने पूरी ई बुक को डिटेल में आपको शुरू से आखिरी तक बता दिया है। ये आप यहीं देख सकते हैं मेरे वीडियो में, और इसी में से पढ़ के मैंने आपको जानकारी दी है। जो मैंने बताया है वो इसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन अमेजोन पे आपको सिर्फ एक प्रश्न दिखाई देगा। जब आप 99 रुपीज जमा करके इसको परचेस करेंगे तब ये पूरी ई बुक आपको वहां पे दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आज का सर जो वीडियो था कि काउंटर क्लेम जिसको हम प्रति दावा भी कहते हैं उसके साथ क्या क्या दस्तावेज लगाना जरूरी है, उसके संबंध में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। एक जानकारी और मैं दे देना चाहता हूँ आपको कि यदि वाद पत्र समाप्त भी हो जाता है किसी कारण से तो भी प्रति दावा चलता है और न्यायालय उसमें बराबर डिसीजन देता है। इसी प्रकार से यदि कोई प्रतिरक्षा का नया आधार बीच में पैदा हो जाता है तो आप उसको न्यायालय की अनुमति से उस बीच में उठा सकते हैं। आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आप आपके वादोत्तर में भी संशोधन कर सकते हैं, आपके काउंटर क्लेम में भी संशोधन कर सकते हैं। जिस प्रकार से वाद पत्र का अहम भूमिका होती है उसी प्रकार से काउंटर क्लेम की भी एक अहम भूमिका होती है। दोनों का जजमेंट न्यायालय के द्वारा एक साथ ही एक ही जजमेंट में किया जाता है और दोनों पे वादी और प्रतिवादी, उसमें जाहिरी तौर पे तो हम उनको प्रतिवादी कहते हैं लेकिन वो होते असल में वादी ही हैं काउंटर क्लेम में, क्योंकि वो भी वाद पत्र की तरह ही डिसाइड किया जाता है और उनके ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ वादी की तरह ही होता है, जो एविडेंस एक्ट की धारा 104 में बताया गया है। और इस प्रकार से जो मैंने पहले वीडियो में भी सर आपको जानकारी दी थी, आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कि वाद पत्र जब पेश किया जाता है तो सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए जाएंगे। इसमें ये सारे प्रावधान बताए गए हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।